आज हम एक सवाल की गहराइयों में उतरेंगे। क्या एक एहसास, एक महक किसी इंसान की पूरी हकीकत पर हावी हो सकती है? क्या कोई गंध इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो सच और वहम के बीच का फर्क ही मिटा दे? ये सवाल हमें ले जाता है सादत हसन मंटो की एक बहुत ही मशहूर कहानी पर। बू। हाँ, बू। ये अमृतसर के एक नौजवान रतन की कहानी है जिसकी जिंदगी एक बारिश की रात को मिली एक अजीब सी गंध के बाद हमेशा के लिए बदल जाती है। तो आज हम सिर्फ इस कहानी को सुनाएंगे नहीं, बल्कि इसके जरिए जुनून की उन गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे जहां इंसान किसी ऐसी चीज के पीछे भागने लगता है जो शायद कभी थी ही नहीं। हाँ, तो चलिए इस अजीब और बेचैन कर देने वाली दुनिया को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी हमें ले चलती है अमृतसर की तंग, उमस भरी गलियों में। जी। हवा में नालियों की बदबू है, गीली मिट्टी की सौंधी महक है और कोयले के चूल्हों का धुआं भी। मतलब एक बहुत ही रियल, बहुत ही कच्चा माहौल। हाँ, और यहीं रहता है रतन। कहानी हमें बताती है कि रतन की दुनिया तस्वीरों या आवाजों से नहीं बल्कि गंधों से बनी है। वो हर याद, हर इंसान को उसकी महक से पहचानता है। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि कहानी हमें शुरू में ही बता रही है कि सच्चाई हमेशा आंखों से नहीं दिखती। कुछ लोगों के लिए असली दुनिया महक में बसती है। रतन का पूरा कैरेक्टर इसी एक आइडिया पर टिका है। वो सिर्फ सूंघता नहीं है, वो गंध के जरिए जिंदगी को महसूस करता है। और यही उसकी ताकत भी है। और आगे चलकर हम देखेंगे यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। कहानी में एक और अजीब बात बताई गई है कि उसे थकी हुई, बेबस और गरीब औरतों को छुप छुप कर देखना पसंद है। हाँ, ये एक बेचैन करने वाला ख्याल है। पर लेखक बताता है कि उसके अंदर एक गंधों वाला आदमी छुपा है जो शायद इन औरतों की मेहनत और मजबूरियों की असली कच्ची गंध में कुछ ढूंढता है। बिल्कुल, वो बनावट से दूर कुछ असली खोज रहा है। और ये खोज हमें फौरन ही देखने को मिलती है जब उसी शाम रतन एक रिश्तेदार की शादी में जाता है। हाँ, वो शादी का सीन। वो शादी का हॉल लाल झालरों से सजा हुआ, हवा में बिरयानी, घी के लड्डू और तरह तरह के इत्र की महक। मतलब खुशबुओं का एक बाजार लगा हुआ है। हाँ, सजी धजी लड़कियां, महंगे परफ्यूम। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनमें से कोई भी महक रतन को अपनी ओर नहीं खींचती। उसे सब नकली लगता है। बिल्कुल। वो एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है, जैसे वो किसी ऐसी जगह आ गया हो जहां सब कुछ ऑथेंटिक नहीं है। और ये हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। किसी ऐसी पार्टी में होना जहां सब कुछ बहुत शानदार है पर अंदर से एक खालीपन लगता है। सही बात है। रतन के लिए वो खालीपन खुशबुओं से जुड़ा है। ये महंगी बनावटी खुशबुएं उसके गंदों वाले आदमी को छू नहीं पाती। वो कुछ और खोज रहा है, कुछ ज्यादा सच्चा, ज्यादा असली। और उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसकी ये खोज बस कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। तो शादी से ऊब कर वो अपने दोस्त सोहन के साथ गाड़ी में घर लौट रहा है। तेज बारिश हो रही है, माहौल बदल रहा है। हाँ, और गाड़ी के वाइपर एक अजीब सी लय में चल रहे हैं। अचानक एक पुराने अनजान से मोहल्ले से गुजरते हुए उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। और यहीं से कहानी का मूड पूरी तरह बदल जाता है। शादी के शोर और रोशनी से निकलकर अब हम एक अंधेरी बारिश में भीगी गली में आ गए। हाँ, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। सब लोग गाड़ी से उतरकर धक्का लगाने लगते हैं। गाड़ी की पीली हेडलाइट्स की रोशनी बारिश की बूंदों में फैल रही है। बहुत ही सिनेमैटिक सीन है। और उसी धुंधली रोशनी में रतन को एक कच्ची झोपड़ी दिखती है जिसके दरवाजे पर एक फटा हुआ टाट का पर्दा लटक रहा है। और तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और अपने साथ एक ऐसी गंध लाता है जिसे रतन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो वहीं जम जाता है। सोचिए, ये कोई मामूली गंध नहीं है। वो अभी अभी एक शादी से आ रहा है जहां बिरयानी, इत्र, फूलों की महक थी। जी। लेकिन उसे खींचती है ये गंध। कहानी बताती है कि ये ताजी मिट्टी, बारिश में भीगते बदन और गर्म सांसों की मिलीजुली गंध है। ये कोई शनेल नंबर 5 नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी की, गरीबी की, सच्चाई की महक है। एक ऐसी गंध जिसमें कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। और कमाल की बात यह है कि शादी की महंगी महंगी खुशबुओं ने जो काम नहीं किया, वो इसे कच्ची असली गंध ने कर दिखाया। उसने रतन के अंदर कुछ जगा दिया। हाँ, और अगले ही पल वो फटा हुआ पर्दा हल्का सा उठता है और एक लड़की बाहर निकलती है। एक पतली दुबली गरीब कश्मीरी लड़की। रतन उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख पाता। बारिश और अंधेरे में सब कुछ धुंधला है। उसके लिए वो लड़की एक चेहरा नहीं, एक शरीर नहीं, बल्कि उस गंध का स्रोत है। बिल्कुल,
वो उस गंध का चलता फिरता रूप है। ये महक मिट्टी, पसीने और उसके फटे भीगे कपड़ों की है, लेकिन रतन के लिए इसमें एक अनकहा आकर्षण है। वो अनजाने में ही उसकी ओर एक दो कदम बढ़ाता है। पर वो लड़की शायद घबरा जाती है और झट से अंदर जाकर पर्दा गिरा देती है। बस इतना ही होता है। पर इतने में ही रतन की दुनिया बदल जाती है। घर लौटते वक्त वो गाड़ी में खामोश बैठा बार बार अपनी उंगलियां सूंघता है, जैसे उस गंध को, उस पल को अपनी याद में कैद कर लेना चाहता हो। उसके दोस्त उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पर वो अपनी ही दुनिया में खो चुका है। यहीं से उसका जुनून, उसका ऑब्सेशन शुरू होता है। घर पहुंचकर भी वो सो नहीं पाता। उसे अपने तकिए और चादर से शादी वाले इत्र की महक आ रही है। और अब ये महक उसे चुभ रही है। हाँ, उसे नकली लग रही है। सुबह होते ही वो बिना कुछ खाए पिए सीधा उस झोपड़ी की तरफ भागता है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज है, उस गंध को फिर से महसूस करना। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो झोपड़ी के पर्दे पर ताला लगा होता है। वो बेचैन हो जाता है। पास में बैठी एक बूढ़ी औरत से जब वो उस कश्मीरी लड़की के बारे में पूछता है तो वो औरत कहती है कि यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं रहती। और ये सुनकर तो रतन का दिल ही बैठ जाता है। तो क्या ये सब उसके दिमाग में था? यही तो सवाल है। ये कहानी का पहला बड़ा मोड़ है। यहीं पर हकीकत में पहली दरार पड़ती है। क्या वो लड़की सच में थी, या बारिश और अंधेरे में रतन ने किसी और को देख लिया? या फिर क्या वो लड़की सिर्फ एक गंध थी जिसे उसके बेचैन दिमाग ने एक इंसानी रूप दे दिया था? कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। वो हमें रतन के साथ ही उलझन में छोड़ देती है। लेकिन रतन हार नहीं मानता। उसका जुनून अब और बढ़ गया है। बिल्कुल। अगली रात जब फिर से वैसी तेज बारिश हो रही होती है, वो अकेला फिर उसी जगह पहुंचता है। इस बार उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। और वो देखता है कि झोपड़ी का दरवाजा खुला है और वो लड़की बाहर खड़ी है, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। यहाँ भी कोई लंबा चौड़ा संवाद नहीं है। नहीं, दोनों के बीच एक गहरी खामोशी है। रतन के लिए शब्द बेमानी है। वो बस उसकी मौजूदगी को, उसकी गंध को महसूस करना चाहता है। वो हिम्मत करके सिर्फ एक सवाल पूछता है, घर में कोई है? और लड़की का जवाब? कोई नहीं। एक लंबी थकी हुई सांस लेके वो कहती है, कोई नहीं। ये दो शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी है। उसकी गरीबी, उसका अकेलापन, सब कुछ इन दो शब्दों में सिमट गया है। और यहाँ पर कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। हाँ, ये साफ हो जाता है कि रतन की इच्छा दैहिक या शारीरिक नहीं है। नहीं, वो उस लड़की के शरीर को नहीं, बल्कि उसके शरीर से आती उस गंध को पाना चाहता है। वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और लड़की कोई विरोध नहीं करती। शायद इसलिए क्योंकि वो रतन की आंखों में हवस नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहरी तलब देखती है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या रतन का यह आकर्षण सिर्फ उस गंध से है, या उस लड़की की गरीबी और बेबसी से भी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। कहीं ये एक तरह का शोषण तो नहीं? ये एक बहुत परेशान करने वाला सवाल है। कहानी इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहती, लेकिन इशारा करती है कि रतन की नजर में वो लड़की एक इंसान से ज्यादा एक अनुभव है, एक गंध है। हाँ, एक गंध है। उसका आकर्षण दैहिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से इमोशनल और साइकोलॉजिकल है। पर हाँ, इसमें अधिकार की एक भावना जरूर छुपी है। वो उस गंध को ओन करना चाहता है, उसे अपने पास रखना चाहता है। उस लड़की की अपनी पहचान, उसकी अपनी कहानी रतन के लिए कोई मायने नहीं रखते। बिल्कुल। जैसे ही वो लड़की कमरे में आती है, रतन का कमरा उस जंगली फूल जैसी कच्ची महक से भर जाता है। वो रात भर बस उस गंध को अपनी सांसों में भरता रहता है। उसके लिए किसी भी महंगे इत्र से ज्यादा कीमती है। और फिर अगली सुबह जब वो उठता है तो लड़की जा चुकी होती है। कमरे में उसका कोई निशान नहीं, कोई सामान नहीं, कोई सुराख नहीं, सिवाय उसकी गंध के। हाँ, सिवाय उसकी गंध के, जो अब तक ये चादर और रतन की हर सांस में बस चुकी है। ये तो बहुत अजीब है। वो पागलों की तरह उस झोपड़ी की तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं। कोई झोपड़ी नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई गंध नहीं, सिर्फ गली की वही पुरानी गंदगी और नाली की बदबू। तो ये क्या था? इस मोड़ पर तो कहानी बिल्कुल ही उलझ जाती है। यही कहानी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लड़की कहाँ गई, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो लड़की कभी थी भी? क्या वो झोपड़ी सच में थी, या ये सब रतन के दिमाग का एक बहुत बड़ा, बहुत असली लगने वाला वहम था? वो वहीं गली में बैठ जाता है और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या वो सच में आई थी, या मैं सपना देख रहा था, या वो सिर्फ एक गंध थी। तो इसका मतलब ये है कि वो लड़की शायद उसके जुनून का एक रूप थी, और एक ऐसी कल्पना जिसने सच का भेस धर लिया था। बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि उसकी जो तलाश थी एक असली गंध की, वो इतनी गहरी हो गई
कि उसके दिमाग ने उस तलाश को पूरा करने के लिए एक पूरा मंजर ही तैयार कर लिया। एक बारिश की रात, एक झोपड़ी और एक लड़की। हाँ, अब हकीकत क्या थी ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उस एक रात के अनुभव ने रतन की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। वो एक खोजी बन गया है। और वो क्या खोज रहा है? वो उस गंध को खोज रहा है। हाँ, वो अब हर गली में, हर औरत में, हर बारिश में भीगे कपड़े में उसी पहली गंध को ढूंढता है, पर वो उसे दोबारा कभी नहीं मिलती। वो एक ऐसी चीज का पीछा कर रहा है जिसका शायद कभी कोई वजूद ही नहीं था। उसकी जिंदगी अब एक अंतहीन तलाश बन गई है। कहानी के अंत में रतन पूरी तरह बदल चुका है। वो खोया खोया रहता है अपनी ही दुनिया में। उसे अब एहसास हो गया है कि दुनिया के सारे इत्र और सुगंध झूठे हैं, बनावटी हैं। उसके लिए सच्ची गंध, असली महक तो सिर्फ गरीबी, भूख और बारिश में भीगे बदन में होती है। उसने दुनिया को देखने का, बल्कि कहूँ तो सूंघने का अपना एक अलग फलसफा बना लिया है। वो एक तरह से उस एक रात की याद में जी रहा है। कहानी की आखिरी लाइनें बहुत ताकतवर हैं। एक शाम जब उसके घर पर बारिश हो रही होती है, वो खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदों को देखता है और उसे फिर से वही गंध महसूस होती है। पर अब वो जानता है। हाँ, अब वो जानता है। वो जानता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, उसकी याद है। वो लड़की शायद कभी थी ही नहीं। वो सिर्फ एक रात की, एक पल की बू थी, जिसने रतन के जीवन की पूरी दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और इसीलिए इस कहानी का शीर्षक बू इतना सटीक है। लेखक ने खुशबू या सुगंध जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बू एक ज्यादा कच्चा, ज्यादा असली शब्द है। इसमें अच्छा या बुरा होने का भाव नहीं है। नहीं, बस एक गंध होने का भाव है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या कुछ अनुभव, कुछ एहसास इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि वे हमारी हकीकत को ही बदल दे और हमें किसी ऐसी चीज की तलाश में लगा दें जो शायद कभी थी ही नहीं? और आखिर में कहानी हमें एक और सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो हम सब पर लागू होता है। क्या हम सबकी जिंदगी में भी कोई ऐसी बू है? कोई ऐसी याद, कोई ऐसा जुनून जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ये जाने बिना कि वो हकीकत है या बस हमारे मन का बनाया हुआ एक खूबसूरत वहम।